तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का भी उद्घाटन किया है और इस पार्क का नाम रखा है वेद वन पार्क। ये पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इस वेद पार्क का उद्देश्य क्या है? आगंतुकों को वैदिक साहित्य से शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन करना। ये पार्क वैदिक साहित्य से जुड़ी कई जानकारियों को प्रदर्शित करता है और ये स्थान बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग के लिए ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है और उसका जो भी प्रोडक्शन करने वाला है, मतलब उसका जो भी निर्माता है, वो उत्पाद बनाने वाला जो भी है, तो उसकी जिम्मेदारी को उपभोक्ता चरण तक बढ़ा दिया गया है कि कंज्यूमर के उस उत्पाद को यूज करने के बाद, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो भी वेस्ट बचेगा उसका मैनेजमेंट आपको करना होगा। ये निर्माता की जिम्मेदारी होगी। यही इसका मतलब हो गया। तो आपके प्रश्न आएगा एग्जाम में तो कैसे आएगा? वहां तो मतलब नहीं पूछेगा। तो ऐसे याद रखना प्रश्न की फॉर्म में कि ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बन गया इंदौर। मतलब मैंने आपको समझा दिया अंदर की बात। अभी एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूं तो सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना? सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ई रुपया। तो आंसर होगा पटना नगर निगम। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम ये बना था गाजियाबाद, दूसरा था इंदौर। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो आंसर होगा दीपिका देशवाल। तो दीपिका देशवाल ये अभी न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बन गई है। अभी महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इससे पहले दीपिका देशवाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया था। तो ये दीपिका देशवाल का नाम याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो गया। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। बाकी रुचिरा कंबोज ये यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और सुरेखा यादव अभी वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी ये। और ज्योति अरोड़ा ये अभी मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता था इन्होंने। तो ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इस प्रश्न को मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ और इसको मैं मैप से आपको समझाता हूँ, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यह आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैप हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे कि आपका एरोप्लेन इस रनवे पे उतरता है, अब उसे यहाँ से सवारियों को लेकर के टर्मिनल 1 पे जाना है, तो फिर उसे ये वाला रास्ता अपनाना पड़ता था अभी तक, और ये बहुत लंबा रास्ता होता है। यहाँ पे उसे उड़ के नहीं जाना है, चल के जाना होता है टैक्सी की तरह, जिसमें यात्रियों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में करीब 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। आधा घंटा खराब हो जाता है उनका, यूँ समझो। और भाई एरोप्लेन चल के जा रहा है तो कार्बन उत्सर्जन भी होता है, कार्बन एमिशन भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से इसका शॉर्टकट बना दिया, और यहाँ आप देख रहे होंगे यही है एलिवेटेड टैक्सीवे। इसे कहा है एलिवेटेड टैक्सीवे इस शॉर्टकट को। तो अब क्या होगा, एरोप्लेन यहाँ पे उतरेगा तो अब वो इतना लंबा पाथ घूम करके टर्मिनल 1 पे नहीं जाएगा, यहीं से ये एलिवेटेड टैक्सीवे पे होकर के डायरेक्ट वहाँ पे निकल जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.1 किलोमीटर ये लंबा है, और यहाँ से यहाँ जाने में केवल इसको 10 मिनट लगेंगे। पहले कितने लगते थे, 25 से 30 मिनट लगते थे। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा, हमारा पेट्रोल भी
खर्च कम होगा, जो भी एरोप्लेन है उनका पेट्रोल भी खर्च कम होगा, और उससे भी बड़ी बात कार्बन एमिशन कम होगा। और आप यहाँ पे देखोगे इसकी खास बात यह है कि ये जो एलिवेटेड है, ये जो टैक्सी वे है ये एलिवेटेड मतलब उठा हुआ है, मतलब ऊपर से निकलेगा एरोप्लेन और नीचे से जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो आती जाती रहेंगी। तो याद रखना, अपनी तरह के पहले एलिवेटेड टैक्सी वे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 100% बीमाकृत होने वाला तेलंगाना का पहला गांव कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मुखरा। तो तेलंगाना में आदिलाबाद जिले का एक गांव है मुखरा, जो 100% बीमाकृत होने वाला राज्य का पहला गांव बन गया है। मतलब गांव के हर परिवार का बीमा हो रखा है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना ये लॉन्च की गई? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने श्रमिकों के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को भी शुरू किया है। वैसे अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही लॉन्च किया गया है, और जो श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड है, उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा। और याद रखना, इस तरह गुजरात श्रमिकों के लाभ के लिए इस अनूठी योजना को प्रयोग आधार पर यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यानी कि प्रैक्टिकली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब है क्या फायदा इसका? तो इसमें 289 और 499 रुपीस के प्रीमियम में श्रमिकों को मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता मिलेगी सरकार की ओर से। मतलब अगर उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी, जो भी उसका बेटा होगा, जो भी उसके परिवार वाले होंगे, उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर श्रमिक विकलांग हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती, वो विकलांग हो जाता है, तो फिर उस श्रमिक को ही 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर मृत्यु के केस में 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही सही, उसके अलावा उसके बच्चों को 1 लाख रुपए की शिक्षा सहायता भी दी जाएगी। ये फर्क रहेगा। अच्छा, हाल ही में एक मारा परियोजना ये कहाँ पे शुरू की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अभी एक मारा परियोजना को शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वहां पे। जिसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। और इसमें कितना खर्चा होगा, या यूं कहूं ये परियोजना कितने करोड़ रुपए की है? 280 करोड़ रुपए की। मतलब 280 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। एक्चुअली में भुवनेश्वर का पुराना नाम है एकम्र, और उसी के नाम पे ये परियोजना का नाम रखा है एकमारा परियोजना। और वैसे उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग, और इसी के नाम पे यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम आपको मिलेगा। अब बात, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को 2 गुना कर दिया। मतलब अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, शुरू होती है 2018 में। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका नाम है चिरंजीवी योजना, ये किस राज्य की है और उसमें बीमा राशि को बढ़ा के कितना रुपया कर दिया गया, ये बताओ। फिर बताइए, अभी हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी 1 जुलाई 2023 को हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने गुरुग्राम में इस मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया। एक्चुअली में अभी जीएसटी लागू होने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। जीएसटी दिवस मनाते हैं ना हम 1 जुलाई को। अच्छा, इसमें करना क्या होगा? तो इसमें उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा दुकानदार से, और उस बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ड्रॉ निकाला जाएगा और उपभोक्ताओं को 30 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। तो क्या है, सरकार बड़ी चंट चालाक है, वो इनाम का चक्कर देगी आपको, और चलो इनाम के चक्कर में ही सही, वो ये सोचती है कि इनाम के चक्कर में ही सही जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनमें सामान खरीदते समय बिल मांगने की आदत विकसित होगी। आप फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया ना
एग्जाम में कोई भी योजना अगर आती है और वो मो से शुरू होती है तो उसका उत्तर होगा आपका उड़ीसा। उसी तरह से अगर कोई योजना है जो जगन्नाथ से शुरू होती है तो फिर उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका तो उत्तर हो गया उड़ीसा। अब बात करें कि क्या है इसमें, तो राज्य के आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की है उड़ीसा सरकार ने, जिसका नाम है मो जंगल जामी योजना। फिर बताइए, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। तो बात कर रहे हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की, जिसकी घोषणा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की थी 1 फरवरी 2023 को। तो ये जो योजना है ये 2 वर्षों के लिए है, यानी कि 2024 और 2025 के लिए। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा करा सकते हो, जिसके बदले में आपको कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 7.5% का। और अभी इस योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? बैंक ऑफ इंडिया बना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिक देख लो। स्थापना होती है 1906 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और हाँ, अभी इसके नए MD CEO बने थे। नाम क्या है? रजनीश कर्नाटक। सुना सुना लग रहा है नाम। और इसकी टैगलाइन होती है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए फिर बताइए, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन की चैंपियन कौन सी टीम बन गई? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की बात हो रही है। इसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसे हराया? ग्रेट ब्रिटेन को। और इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। और बता दूं, नीदरलैंड इस खिताब के साथ पुरुषों की प्रतियोगिता में दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और इसमें भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह FIH प्रो लीग 2022-23 में 18 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे। फिर बताइए, अभी जुलाई 2023 में किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो बात कर रहे हैं 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 की। इसको मध्य प्रदेश ने जीत लिया है, मध्य प्रदेश ने। और किसको हराया या उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा झारखंड। और इस पे आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश के लिए एकमात्र गोल किया है गुरमेल कौर ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। तो मैक्स वर्स्टपन। और वैसे अब तो इनकी जन्म कुंडली आपको याद हो गई होगी, इतनी बार पढ़ लिया हमने। चलो बताओ फिर, किस कंपनी के ये ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ड्राइवर हैं। कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, नेशनलिटी क्या है? नीदरलैंड है। और अभी एक बार फिर उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 का खिताब भी जीत लिया है। फिर बताइए, हाल ही में जेंस स्टोल्टेनबर्ग को किस संगठन का फिर से महासचिव चुना गया? तो आंसर होगा नाटो। तो अभी नाटो के जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनको अभी एक बार फिर से नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वैसे आपको बता दूं, ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये पहली बार नाटो के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे। देखो, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर हो गया ब्रुसेल, बेल्जियम में। वैसे अब इसके 31 मेंबर देश हो चुके हैं। 31वां कौन सा बना? फिनलैंड बना। अभी नाटो ने काफ़ी एक्सरसाइजें की हैं, जैसे कि आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पे? इसके नवीनतम सदस्य देश यानी कि फिनलैंड में। और अभी साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन भी किया नाटो ने। कहाँ पे? एस्टोनिया में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वृंदा ग्रोवर को। तो अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर को 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 1989 से भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में एक स्वतंत्र वकील के रूप में अभ्यास कर रही हैं। और आपको बता दूं कि वे 2013 की टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल की गई थी। फिर बताइए, हाल ही में यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा एडगर्स रिंकेविक्स। अच्छा, एक सच्ची बात बताऊं इस प्रश्न की, तो ये जो नाम है ना, ये आप ऑलरेडी याद कर चुके हो।
हमने करंट अफेयर्स में एक अपॉइंटमेंट पढ़ा था, वहां पे आपने इनका नाम पढ़ा था, याद आया? एक बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक देश है जिसका नाम है लातविया, जिसके अभी प्रेसिडेंट बने थे वो यही तो थे, एडगर्स रिंकेविक्स। अब तो आपको याद आ गया होगा। और अभी इनको ही यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति के रूप में भी चुन लिया गया है, या यूं कहूं कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य राज्य के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं ये। और किस देश के हैं ये राष्ट्रपति? वैसे लातविया के। लातविया की कैपिटल जरूर याद रखना, रीगा है। करेंसी तो यूरो है ही सही। अच्छा, बाल्टिक कंट्रीज मैंने बोला आपको, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो ये हो गया लातविया, एक एस्टोनिया हो गया और एक लिथुआनिया हो गया, ये ध्यान रखना। बाकी किरियाकोस मित्सोटाकिस, ये ग्रीस के भी प्रधानमंत्री बने थे। ये जो नाम लिखे हैं ना, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे व्यक्ति, तो याद होने चाहिए आपको। बाकी पेटेरी ऑर्पो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने, और मिगुएल डियाज ये क्यूबा गणराज्य के, क्यूबा रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने। वैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य देश हैं 27। 27वां बना था क्रोएशिया। और याद रखना, क्रोएशिया एक और कारण से न्यूज़ में था क्योंकि अभी ये 20वां देश बना यूरो करेंसी को अपनाने वाला। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर को किस देश में चालू किया गया? तो आंसर होगा फिनलैंड में। और अगर आपसे पूछे कि यूरोपीय संघ ने पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया कहाँ पे? स्वीडन में। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा के राजारमन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो अभी दूरसंचार सचिव हैं के राजारमन, और इनको सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया है। वे इंजेती श्रीनिवास की जगह लेंगे। और IFSCA की बात करें, इसका गठन होता है अप्रैल 2020 में। हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त बने। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और गंजी कमलावी राव फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर होगा ब्राजील। वैसे आपको पता है 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार कौन सा संस्करण है? तो 18वां। और इस बार थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। इंग्लिश में बोलोगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत को। तो अभी इसका जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ गुरुग्राम में, वहीं हमने ब्राजील को मशाल सौंप दी है। तो मशाल सौंपने का अर्थ यही हुआ कि अगले साल यानी कि 2024 में इसकी अध्यक्षता यानी कि G20 की अध्यक्षता ये ब्राजील कर रहा है। और 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। वैसे अभी 2023 में इंडोनेशिया के पास किसकी अध्यक्षता है? आसियान की। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसका हेडक्वार्टर इसका कहीं भी नहीं है। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा केन्या में। तो भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कब से कब तक? 30 और 31 अगस्त 2023 को। कहाँ पे? केन्या के नैरोबी में। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है मोटे अनाज को दुनिया के उभरते स्मार्ट फूड के रूप में प्रेजेंट करना और उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना ही इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है। मोटे अनाज से याद आ गया होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, यानी कि बाजरे का वर्ष, यानी कि ईयर ऑफ मिलेट्स। और बाजरे को हम क्या कहते हैं? अब श्री अन्न कहते हैं। और जो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में, उसे इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया था। और नई दिल्ली में कृषि मंत्री ने अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर भी लॉन्च किया था। ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा लुइस सोरेज। तो इनका नाम था लुइस सोरेज और इनका भी निधन हो गया।
और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जिसे कहते हैं बैलन डियोर, ये जीतने वाले एकमात्र पुरुष स्पेनिश व्यक्ति थे। उन्होंने 1960 में ये पुरस्कार जीता था। वे स्पेन की टीम में खेले जिसने 1964 की यूरोपीय चैंपियनशिप जीती, जो उनका पहला बड़ा खिताब था। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला ना कि एकमात्र पुरुष फुटबॉलर, कहाँ के? स्पेन के, या यूँ बोलूँ कि एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर थे ये जिन्होंने ये बैलन डियोर पुरस्कार जीता था। पुरुष मैंने यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि एक स्पेनिश मिडफील्डर हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, एलेक्सिया पुटेलस, जिन्होंने 2 बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार जीता है, इसलिए वहाँ पे पुरुष लगाना ज़रूरी था। अगर मैं ऐसे बोलता कि एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर का निधन हो गया जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था, आप कह दोगे कि एकमात्र थोड़ी ना है स्पेनिश, एलेक्सिया पुटेलस भी तो जीत चुकी है, वो भी 2 बार, इसलिए मैंने पुरुष लगाया वहाँ पे। देखो फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो यहाँ कौन सा एक्सरसाइज है ये? सेल्वेक्स एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये इसका 7वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? कोच्चि, केरल में हुआ, और इसमें भारत के INS निरीक्षक ने हिस्सा लिया। अच्छा, पहले हम बात कर लें कि भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। देखो, अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास हम करते हैं, टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, कोप इंडिया करते हैं, संगम एक्सरसाइज हमने किया, मालाबार एक्सरसाइज तो क्वाड देशों के बीच में होती है, और अमेरिका के साथ अभी हमने तरकश एक्सरसाइज भी किया था। फिर बताइए, हाल ही में किसने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा मेटा ने। तो अभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है मेटा, यानी कि जिसका पहले नाम फेसबुक था, इसने अपना नया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड को लॉन्च किया है। मतलब जैसे ट्विटर है ना, उसी की तरह से ये भी आप कह सकते हो। मेटा ने ट्विटर को काउंटर करने के लिए, उसे टक्कर देने के लिए ये थ्रेड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप इसमें टेक्स्ट मैसेज हो गए, फोटोज हो गए, 5 मिनट तक का वीडियो या कोई भी लिंक वगैरह आप शेयर कर सकते हो इसमें। तो थ्रेड को लॉन्च किया है मेटा ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा अंकटाड ने। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जारी किया अंकटाड ने। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, निवेश आया है, और क्या बताया इसमें। और इसमें ये बताया कि जो डेवलप्ड देश हो चुके हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, तो जो भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे FDI में 37% की कमी देखी गई है, और जो डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश हैं उनमें 4% की वृद्धि देखी गई है FDI के मामले में। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ आया फिर भी आप देखोगे तो अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चाइना है, और भारत इसमें 8वें स्थान पर है। और भारत में देखा गया कि $49 बिलियन का FDI आया। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये जो $49 बिलियन है ये पिछले साल से ज़्यादा है। आप कह सकते हो प्रतिशत में 10% की वृद्धि हुई है भारत में। अच्छा, अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना होती है 1964 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रेबेका ग्रिंसपन बनी थी। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो आंसर होगा अश्विन शेखर। इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसकी स्थापना होती है 1919 में, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और इसने अभी भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक अश्विन शेखर के सम्मान में उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। और आपको बता दूं कि केवल 5 ही ऐसे भारतीय हैं जिनको इस तरह का सम्मान मिला है। उन भारतीयों के नाम भी आपको बता दूं, जिसमें से कुछ के नाम तो आप जानते होंगे, जैसे कि वैज्ञानिक CV रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, और एक थे कल्लाट वेणु बप्पू। और अब ये एक और भारतीय को मिल गया है ये सम्मान, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो गया अब हमारे लिए, अश्विन शेखर इनका नाम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले उपग्रह का नाम किसके नाम पे रखा गया था? उपग्रह मतलब सैटेलाइट, तो आंसर होगा आर्यभट्ट।
फिर बताइए, हाल ही में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, शॉर्ट में बोलेंगे एनएमडीसी। और अभी इसको कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यहाँ तो मैंने आपको एक ही पुरस्कार बताया है, और तो वो दूसरा पुरस्कार कौन सा है? खनिज विकास पुरस्कार, मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड। और एक मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इसे। और इसे ये पुरस्कार खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। एनएमडीसी की बात करें, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये एक नवरत्न कंपनी है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहला तो, कि भारत में कितनी महारत्न और कितनी नवरत्न कंपनी अभी लेटेस्ट कौन सी बनी है? और ये जो एनएमडीसी है, ये नवरत्न कंपनी है जो स्टील मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। फिर बताइए, अभी हाल ही में माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुधा पाई और सज्जन कुमार ने। तो इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई को। तो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट डे, ये याद रखना। इस बार की थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। वैसे थीम बड़ी है, लेकिन ये आगे का हिस्सा मैंने ले लिया ताकि आपको याद रह जाए। अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। चलिए फिर बताइए, नवंबर 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा बैंकॉक में। तो इस साल नवंबर में तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन कौन कर रहा है? वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी हैं स्वामी विज्ञानानंद। अच्छा, ये तीसरा है। तो पहला कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? 2014 में नई दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन 2018 में हुआ था अमेरिका के शिकागो में। और अब तीसरा हो रहा है 2023 में थाईलैंड के बैंकॉक में।